हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीपीसी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीआरपीसी हमने ख़त्म कर दी, भारतीय दंड संहिता। अब सिविल प्रक्रिया संहिता आज से शुरू होगी, जो आपको इवन डेज मतलब 20 से स्टार्ट होगी। 20, 22, 24, 26, 28 इस तरह से हर डे पे मिलेगी। और जब कंप्लीट हो जाएगी तो इसकी हम अलग प्लेलिस्ट बना देंगे सीपीसी करके। बहुत ही इम्पोर्टेंट संहिता है, जिसमें पहला टॉपिक जो पूछा जाता है, धारा 2 की उपधारा 2 में दो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, धारा 2 है, उपधारा 2 है, भी 2 है। और डिक्री की परिभाषा है, बहुत आती है। कई बार हम लोग एग्जैक्ट नहीं लिख पाते, क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं वो नहीं लिख पाते हैं और नंबर कटते हैं हम लोगों के। है क्या, पहले समझ लें बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। डिक्री से ऐसे न्यायिक निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो जहां तक कि वो उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है। वाद, अब ठीक, एक न्यायिक निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति है जो जो वो न्यायालय अभिव्यक्त करता है, जो उसे दे रहा है, संबंधित है। वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता है। सॉरी, करती है होगा यहाँ पर, करता है नहीं, करती है, करती नहीं, करता ही है। अवधारण करता है, क्योंकि न्यायालय कर रहा है ना, अवधारण करता है। और वो या तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकेगी, ये सब लोग जानते हैं। फिर ये बात है आगे, ये समझा, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये समझा जाएगा कि इसके अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न का अवधारण आता है। ठीक, वाद पत्र नामंजूर कर दिया गया तो वो भी डिक्री है, या अभी आगे हम आपको धारा 144 पढ़ाएंगे, वो भी आता है इसके अंतर्गत। और क्या नहीं आता है, दो खंड बताए गए हैं, का और खा। ना तो कोई ऐसा न्यायिक निर्णय आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है। ठीक, ऐसा कोई निर्णय जो अपील की तरह, आदेश की तरह अपील ये हो, वो नहीं है डिक्री। ना व्यतिक्रम कहते हैं गलती को, व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश आएगा। ठीक, ये डिक्री की पूरी परिभाषा है। फिर इसमें एक बहुत ही लेटेस्ट केस हम आपको बताने जा रहे हैं, सैयद अयाज अली बनाम प्रकाश जी गोयल। बहुत लेटेस्ट है, 2021 का केस है। इसमें एग्जैक्टली बताया गया कि इसमें वाद पत्र अस्वीकार कर दिया गया था वादी का। तो न्यायालय ने कहा कि ये जो वाद पत्र अस्वीकार कर दिया गया है, ये आज्ञप्ति है, डिक्री है। और इसको आप, क्योंकि डिक्री की जो प्रारंभिक डिक्री है, उसके आदेश की अपील जो है 96 में होती है सीपीसी में। तो न्यायालय ने कहा वाद पत्र का अस्वीकार किया जाना आज्ञप्ति है और इसका उपचार आपको धारा 96 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत करके मिलेगा, किंतु इसके विरुद्ध कोई रिट याचिका पोषणीय नहीं है। इस बात को अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा। कहने का मतलब है वाद पत्र नामंजूर कर दिया जाना डिक्री है, और डिक्री की अपील आप धारा 96 सीपीसी के अंतर्गत कर सकते हैं, रिट याचिका नहीं करेंगे। अब आ जाइए आप धारा 9 पे। सीपीसी की धारा 9 क्या कह रही, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। ये क्या कहती है, जब तक कि वर्जित ना हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। समझ लें पहले तो, न्यायालय को धारा 9 कह रही है जब तक कि वर्जित ना हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। समझ लें, न्यायालय को उन वादों के सिवाय जिनका उसके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होगी। कहने का मतलब है खास तौर से मना कर दिया जाए किसी न्यायालय को संज्ञान लेने के लिए, तभी वो उसको मना कर सकता है संज्ञान लेने से, वरना हर सिविल वाद को का संज्ञान न्यायालय को लेना होगा। इसमें दो स्पष्टीकरण है। पहला कहता है वो वाद जिसमें संपत्ति संबंधी या पद संबंधी अधिकार
प्रतिवादित है वहाँ वो वाद सिविल प्रकृति का है। कहीं पर भी संपत्ति का मैटर आ जाए या पद का आ जाए तो वो सिविल प्रकृति का वाद है। दूसरा स्पष्टीकरण इसी से संबंधित है। स्पष्टीकरण 1 में ये बात तात्विक नहीं है कि उस पद के लिए कोई फीस है या नहीं, वो किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ा है कि नहीं। कहने का मतलब है कोई अगर बिना फीस लिए भी अगर कोई पद धारण किए हुए है तब भी वहाँ पर ये धारा लगेगी, या किसी विशेष स्थान पर से है जैसे मंदिर मस्जिद कहीं पर भी है तब भी ये धारा वहाँ पर लगेगी। इसमें एक निर्णय दिया गया, बहुत पुराना निर्णय है, धूला भाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1969 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक मना ना किया जाए हर न्यायालय सिविल प्रकृति के वाद का संज्ञान करेगा। किसी भी स्टेज पर वो ये मना नहीं करेगा कि हम इस केस को का संज्ञान नहीं ले सकते, वो संज्ञान लेने के लिए बाध्य है जब तक कि उसको मना ना कर दिया गया हो कि आप ये वाद इस तरह की प्रकृति के वाद आप नहीं निपटाएंगे। आगे बढ़े अगले पेज पे। अब आ जाइए आप सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 पे, वाद का रोक दिया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 और 11 सेक्शन। पहले तो इसको वर्ड टू वर्ड हम समझें। कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवाद विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, ठीक, कोई पक्षकार हो या उससे संबंधित कोई व्यक्ति हो जो दावा करते हैं, किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षता और सारता, प्रत्यक्षता कहते हैं डायरेक्टली और सारता कहते हैं सब्सिक्वेंटली पूर्णतया। प्रत्यक्षता और सारता विभाग है आगे कार्रवाई नहीं करेगा जहां ऐसा वाद उसी न्यायालय में या भारत में के किसी ऐसे न्यायालय में जो दावा किया गया है अनुतोष देने की अधिकारिता रखता है, या भारत की सीमाओं के परे वाले किसी ऐसे न्यायालय में जो केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया है या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। कहने का मतलब है कोई भी पक्षकार हो या उनसे संबंधित व्यक्ति हो जिनका उसमें हित है, वो उस मामले को अगर लाते हैं तो जहां वो लाए हैं वो न्यायालय क्या करेगा, आगे एक मिनट, कार्रवाई ही नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? अगर वो पहले ही इससे संबंधित किसी न्यायालय में वाद लंबित है जो सक्षम अधिकारिता रखता है, चाहे वो भारत में हो चाहे भारत के बाहर हो या फिर उच्चतम न्यायालय में लंबित हो। दूसरी बात इसी से बिल्कुल मिलता जुलता सेक्शन है पूर्व न्याय, इसको प्राण न्याय भी कहते हैं। पूर्व न्याय इसी को रेस जुडिकेटा कहते हैं, कभी कभार सिर्फ इंग्लिश में मिलता है लिखा हुआ रेस जुडिकेटा, इसको भी समझ लें, लगभग एक जैसे वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विभाग का विचारण नहीं करेगा, यहाँ पर कहा गया विचारण नहीं करेगा, यहाँ कहा गया है कोई कार्रवाई नहीं करेगा, जिसमें प्रत्यक्षता और सारता विवाहक विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं। किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षता और साक्षता विभाग रहा है जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा वाद में उठाया गया विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। कहने का मतलब है कोई भी सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय किसी भी मामले में आगे विचारण नहीं करेगा, कब, जबकि वो मामला प्रत्यक्षता या सारता उन्हीं पक्षकारों द्वारा या उनके हित प्रतिनिधियों द्वारा किसी मामले में किसी उस मामले से संबंधित किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा
सुना जा चुका है और उस पर अंतिम निर्णय दिया जा चुका है, तो उसमें कोई विचारण नहीं होगा, ये कहती है धारा 11 पूर्व न्याय। स्पष्टीकरण इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ इसी से क्वेश्चन आ जाता है। किसी भी विषय के बारे में जो ऐसे पूर्ववर्ती वाद में प्रतिरक्षा का आक्रमण या आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था, ये समझा जाएगा कि वो ऐसे वाद में प्रत्यक्षता और सारता विवाद रहा है, विवादित रहा है। कहने का मतलब किसी भी ऐसी चीज कार्रवाई के दौरान आप उसको आक्रमण या प्रत्यक्ष रक्षा के रूप में किसी पॉइंट को उठा सकते थे, आपने नहीं उठाया तो बाद में आपको इसको उठाने का मौका प्रश्न को नहीं मिलेगा, ये माना जाएगा ये पूर्व न्याय के अंतर्गत आता है, इसका मामला निपट चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 10 और 11, बहुत ध्यान से समझे, कोई डाउट हो तो बताएं। अब आ जाइए धारा 18 सीपीसी की। पहले धारा समझ लें क्या कह रही है। जहां न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं, वहां वाद के संस्थित किए जाने का स्थान। अगर सीमाओं के बारे में विवाद है तो क्या करेंगे आप, समझ ले पहले। जहां ये अवकथित किया जाता है कि ये अनिश्चित है कि कोई स्थावर अचल संपत्ति दो या अधिक स्थावर मतलब अचल संपत्ति दो या अधिक न्यायालयों में से किसी न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है, वहां उन न्यायालयों में से कोई भी एक न्यायालय यदि उसका समाधान हो जाता है कि अवकथित अनिश्चितता के लिए आधार है, तो क्या करेगा, उस भाव का कथन अवलिखित कर सकेगा और तब उस संपत्ति से संबंधित किसी भी वाद को ग्रहण करने और उसका निपटारा करने के लिए आगे कार्रवाई कर सकेगा। सॉरी। और उस वाद में उसकी डिक्री का वही प्रभाव होगा मानो वो संपत्ति उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित हो। कहने का मतलब है विवाद उठा कि संपत्ति किस क्षेत्र में पड़ रही है स्थानीय अधिकारिता में, तो उनमें से कोई जिन में विवाद है, कोई भी न्यायालय देखता है कि हाँ भाई इसमें डाउट हो सकता है, तो उस कथन को लिख लेगा और फिर आगे कार्रवाई करेगा। और ये माने जब कार्रवाई हो जाने के बाद यही मानेगा कि वो जो विवाद था वो खत्म हो गया और संपत्ति अब हमारे ही स्थानीय अधिकारिता में। इसमें एक परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु ये तब जबकि वो ऐसा वाद है जिसके संबंध में न्यायालय उस वाद की प्रकृति और मूल्य की दृष्टि से अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए सक्षम हो। मतलब सक्षम न्यायालय होना चाहिए, उसको धन संबंधी या सारी अधिकारिताएं होना चाहिए, तभी वो यहाँ पर दूसरी उपधारा से प्रश्न कैसे बनता है। मान लीजिए कथन अवलिखित नहीं किया गया है तो क्या होगा। जहां कथन उपधारा 1 के अधीन अवलिखित नहीं किया गया है और किसी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के सामने ये आक्षेप किया जाता है कि ऐसी संपत्ति से संबंधित वाद में डिक्री या आदेश ऐसे न्यायालय द्वारा किया गया था जिसकी वहां अधिकारिता नहीं थी, जहां संपत्ति स्थित है, वहां अपील या पुनरीक्षण न्यायालय उस आक्षेप को तब तक अनुज्ञात नहीं करेगा जब तक कि उसकी राय ना हो कि वाद के संस्थित किए जाने के समय उसके संबंध में अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के बारे में अनिश्चितता के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं था और उसके परिणाम स्वरूप न्याय की निष्फलता हुई है। कहने का मतलब है पहले वो तथ्य नहीं अवलिखित किए गए कि कोई विवाद था, बाद में पुनरीक्षण न्यायालय या अपील न्यायालय में बात उठाई गई और कहा गया कि भाई जो ये निर्णय दिया गया है ये इसकी अधिकारिता में नहीं था, तो पुनरीक्षण न्यायालय या अपील न्यायालय देखेगा कि मामला ऐसा तो नहीं है कि पहले ऐसा कोई विवाद ही ना हो अधिकारिता संबंधी, पहले तो ये देख लेगा, फिर उसके बाद देखेगा कि परिणाम क्या निकला है, क्या न्याय में कुछ जो परिणाम निर्णय निकला है उसमें कुछ चेंज हो सकता है। और अगर ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई कर दें कि ना अधिकारिता कोई पहले विवाद था और दूसरी बात उस अधिकारिता से संबंधित किसी मामले के कारण कोई परिणाम कोई निर्णय में त्रुटि नहीं हुई है, निर्णय ठीक है, तो मामले को अपील या पुनरीक्षण न्यायालय
संज्ञान में नहीं लेगा, उस पक्षकार के आक्षेप को मना कर देगा कि आप फालतू की बात ना करिए, कोई अधिकारिता का मामला यहाँ नहीं है और निर्णय ठीक है, अब आप जाइए, आगे बढ़े। अब धारा 19 क्या कह रही है सीपीसी की? शरीर या जंगम, जंगम कहते हैं चल मूवेबल संपत्ति को, शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद। क्या मतलब है? जहां वाद शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर के लिए है, वहां यदि दोष एक न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किया गया था और प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता की सीमाओं के स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, तो वादी के विकल्प पर उक्त न्यायालयों में से किसी भी न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है। कहने का मतलब है किसी ने किसी को चोट, इसको बहुत ध्यान से सेक्शन को समझ लीजिए क्योंकि इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन बनते हैं कि कहीं पर किसी को चोट पहुंचाई गई है या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी में कोई नुकसान पहुंचाया गया है, तो वो प्रतिकर के लिए, उसके प्रतिकर के लिए वाद जो है वादी के विकल्प पर वहां ला सकता है जहां प्रतिवादी निवास करता हो, कारोबार करता हो या किसी वजह से वो वहां रहता हो। धारा 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या कहती है? अंतरण और प्रत्याहरण, प्रत्याहरण कहते हैं विड्रॉल को, की साधारण शक्ति। बहुत पूछा जाता है सेक्शन, पहले समझे। किसी भी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात और उनमें से जो सुनवाई के इच्छुक हों उनको सुनने के पश्चात या ऐसी सूचना दिए बिना प्रेरणा से, कौन? उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय, किसी भी प्रक्रम में, ठीक, क्या करेंगे? ऐसे किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को जो उसके सामने विचारण या निपटाने के लिए लंबित है, अपने अधीनस्थ ऐसे किसी न्यायालय को अंतरित कर सकेगा जो उसका विचारण करने या उसे निपटाने के लिए सक्षम है। कहने का मतलब है कोई पक्षकार आवेदन करे कि भाई हमारी सुनवाई इस अमुक न्यायालय में होना चाहिए, तो उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय, इन दो को ये पावर है कि वो किसी भी कार्रवाई को, चाहे वो वाद की हो, अपील की हो या कोई और कार्रवाई हो, उसको अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय जो उसको अधिकारिता रखता है निपटाने की या विचारण की, उसको ट्रांसफर कर देगा। ठीक, पहली बात, अंतरित कर देगा। दूसरी बात, अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई का प्रत्याहरण कर सकेगा। प्रत्याहरण मतलब विड्रॉल कर लेगा। और प्रत्याहरण के बाद क्या करेगा? इसमें 3 पॉइंट है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका विचारण या निपटारा स्वयं करेगा, ठीक, अथवा अपने अधीनस्थ ऐसे किसी न्यायालय को उसका विचारण या निपटारा करने के लिए अंतरित कर सकेगा जो उसके लिए सक्षम है। ठीक है, ये लगभग एक ही का वाला पॉइंट है, किसी और न्यायालय को दे देगा, ट्रांसफर कर देगा। तीसरी और आखिरी बात क्या कह रहा है? तीसरी और आखिरी बात में कह रहा है विचारण या निपटारा करने के लिए उसी न्यायालय को उसका प्रत्यंतरण कर सकेगा जिससे उसका प्रत्याहरण किया गया था। ठीक, जिससे उसे मंगाया गया था, फिर से उसी के पास उस मामले को प्रत्यंतरण कर सकेगा, फिर से ट्रांसफर कर सकेगा जिससे उसको विड्रॉ किया गया था, प्रत्याहरण किया गया था। ये 3 पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। अब आप आ जाइए सीधे धारा 42 सीपीसी पे, अंतरित डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियां। ये उत्तर प्रदेश में प्रतिस्थापित हुई है धारा, थोड़ा परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है, और उत्तर प्रदेश के ही हिसाब से हम लिखा रहे हैं, बहुत माइन्यूट सा चेंज है, और इसको बहुत ध्यान से समझे क्योंकि कोई प्रतिस्थापित या परिवर्तन होता है तो उस धारा के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या शक्तियां हैं अंतरित डिक्री के निष्पादन में? न्यायालय की शक्तियां क्या है? मतलब कहने का मतलब है जिस न्यायालय को डिक्री अंतरित कर दी गई हो तो वो निष्पादन कहते हैं एग्जीक्यूट करने को, एग्जीक्यूट मींस फुलफिल करने को, कंप्लीट करने को निष्पादन कहते हैं। क्या मतलब है? पहला पॉइंट देखें, अपने को भेजी गई डिक्री का निष्पादन करने वाले
न्यायालय को ऐसी डिक्री के निष्पादन में वे ही शक्तियां होंगी जो उसकी होती यदि वो उसके द्वारा ही पारित की गई होती। वे सभी व्यक्ति, ठीक कहने का मतलब है जो ट्रांसफर की गई है निष्पादित डिक्री, तो ट्रांसफर करने वाले जिसको ट्रांसफर की गई है उसको भी वही शक्तियां होंगी जो जब वो पारित करता तो उसको होती। जो डिक्री, अब क्या क्या होंगी, जो डिक्री की अवज्ञा मतलब ना मानना, अवज्ञा करते हैं या डिक्री को बाधित करते हैं, ऐसे न्यायालय द्वारा उसी रीत से दंडनीय होंगे मानो डिक्री उसने ही पारित की हो। और ऐसी डिक्री के निष्पादन में उसका आदेश अपील के बारे में उन्हीं विषयों के अधीन रहेगा मानो डिक्री उसके द्वारा ही पारित की गई हो। कहने का मतलब है कोई भी अगर डिक्री को मानने से मना कर रहा है, अवज्ञा कर रहा है, तो ट्रांसफर कराने वाला जिसके पास ट्रांसफर हुई है अपील, वो उसी तरह से दंड दे सकता है जैसे मानो उसने डिक्री पारित की हो। दूसरी उपधारा क्या कह रही है, उपधारा 1 के उपबंधों की व्यापकता, पेज मुड़ रहा है, उपधारा 1 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की निम्न शक्तियां होंगी। ठीक, अब इसमें क्लियर कर दिया कि क्या क्या डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को शक्तियां हैं। पहली बात काम है, धारा 39 के अधीन किसी अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिए डिक्री भेजने की शक्ति। ठीक, पारित करने के बाद किसी और को भेज सकता है। दूसरी बात, धारा 50 के अधीन मृत निर्णीत ऋणी के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन करने की शक्ति। जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है वो मर गया है तो उसके प्रतिनिधि के विरुद्ध भी वो डिक्री निष्पादित कराने की शक्ति रखता है न्यायालय। तीसरी बात, डिक्री को कुर्क करने का आदेश देने की शक्ति। डिक्री अगर पारित हो गई है तो कुर्की का आदेश दे सकता है डिक्री पारित करने वाला न्यायालय। और आखिरी बात, आदेश 21 नियम 29 के अधीन निष्पादन के स्थगन का आदेश देने की शक्ति। कहने का मतलब है जहां न्यायालय को लगता है कि मामले को स्थगित कर देना चाहिए, स्थगन करना चाहिए, तो उस डिक्री को स्थगित कर देगा, रोक देगा। ऐसा डिक्री पारित करने वाला न्यायालय कर सकता है। फिर आप आ जाइए, इसको 1 मिनट एडजस्ट कर दें। ये धारा 42 खत्म हो गई। अब आ जाइए धारा 47 पर। क्या कहती है 47? प्रश्न जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। कौन कौन से प्रश्न कर सकता है डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय? पहला पॉइंट, वे सभी प्रश्न जो उस वाद के पक्षकारों के या उनके प्रतिनिधियों के बीच पैदा होते हैं जिनमें डिक्री पारित की गई थी और जो डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित हैं, डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा न कि पृथक वाद द्वारा अवधारित किए जाएंगे। मतलब वो सारे प्रश्न जो किए जा सकते हैं जो डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित हैं और किस किस से, पक्षकारों से, उनके या उनके हित प्रतिनिधियों से किए जाएंगे। ऐसा अधिकार है डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय को। दूसरा पॉइंट क्या बता दिया गया, जहां ये प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति पक्षकार या प्रतिनिधि है या नहीं, वहां ऐसा प्रश्न उस न्यायालय द्वारा इस धारा के प्रयोजन के लिए अवधारित किया जाएगा। क्या कहने का मतलब है कि अगर ये प्रश्न पैदा हो जाए कि पक्षकार है या प्रतिनिधि है किसी व्यक्ति का या नहीं है, तो डिक्री निष्पादित करने वाला न्यायालय ही इस प्रश्न का निर्णय लेगा, अवधारित करेगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है एक, राहुल एस, निर्णय को हो सकता ना दिख रहा हो, पेज मुड़ रहा है बार बार। राहुल एस हम बोल रहे हैं, वो लिखें आप, राहुल एस शाह बनाम जितेंद्र कुमार गांधी, 2021 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें सिर्फ ये बताया है सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत, हालांकि मैटर बहुत लंबा है मगर संक्षेप में मतलब ये है कि जो भी प्रश्न वहां पर अराइज होते हैं, उठते हैं पक्षकारों के बीच या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच,
तो उन सब प्रश्नों का निश्चय जो है सिर्फ और सिर्फ डिक्री पारित करने वाला न्यायालय, निष्पादित करने वाला न्यायालय, पारित करने वाला हो या निष्पादित करने वाला हो, वही न्यायालय करेगा। और किसी न्यायालय को में पक्षकार को जाने की जरूरत नहीं है, ना ही दूसरा कोई वाद उठाने की जरूरत है, ये इस केस में कहा गया है। इस तरह से ये हम लोगों का फर्स्ट डे था, जिसमें ऑलमोस्ट हम सेक्शन 1 से लेके 50 तक पहुंच गए हैं, 50 सेक्शन तक पहुंच गए हैं। ठीक, सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने इंक्लूड कर दिए हैं। कोई भी सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनता है, छोड़ा नहीं है। सारे लेटेस्ट केस लॉज दिए हैं। अब आप सीपीसी को सीआरपीसी की जगह इवन नंबर्स 20 डे 20 डे 22 24 26 28 इस तरह से प्राप्त करेंगे। पहले हम सारे सेक्शन पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आपको ऑर्डर से सारे पढ़ाएंगे। कोई भी असुविधा हो रही हो तो हमारे चैनल @लॉ क्लासेस बाय फिरोज सर को डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करें और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब हो जाएं और शेयर ज़रूर करें मैटर को। थैंक यू।